हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया, कमेंट किए कि सर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह सीरीज़ चलाइए। तो ये सीरीज़ 10 पार्ट तक चलेगी। ये 5वां पार्ट वीडियो है इस सीरीज़ का हमारा। तो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी पिछले वर्ष एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज़ को याद कर लेते हैं, इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो छात्र हमारे चैनल पर अभी नए हैं, यानी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट दे सकें और अपने एग्जाम में आप अच्छा मार्क ला सकें। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, शेर, हिरन, पादप, मेढक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरन। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है हिरन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे घास, पत्ता, ये सब जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। तो जो जैसे बकरी घास खाती है, तो जो बकरी को खाता है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाज हो गया, सर्प को खा जाता है। ओके, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में हिरन, हिरन घास खाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हमारा, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है हाथी, खरगोश, लोमड़ी, बकरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोमड़ी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता का बात किया है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोमड़ी। लोमड़ी यानी जो जंगल में भेड़ाहा रहते हैं, जानते हो आप, बकरी को खा जाते हैं। लोमड़ी वैसी प्रकार होती है, बहुत होशियार होती है। वो बकरी खा जाती है, गांव के जो छोटे मोटे जानवर होते हैं वो सब खा जाती है। तो ये क्या हुआ? दो द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। ओके, और जो लोमड़ी को खा जाए वो तृतीयक उपभोक्ता हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सोयल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताना आपको। देखो, सोयल का हिंदी शब्द होता है मिट्टी, मृदा। ओके, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आपको बताना है। जर्मन भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा या संस्कृत भाषा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा। ओके, तो बी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डेली की डेली शेयर कर देते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से डेली की डेली पीडीएफ और सभी वीडियो का पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 हमारा, वनस्पति एवं जलवायु के अतिरिक्त जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के सृजन में किस तत्व का सर्वाधिक योगदान होता है? बताना आप सभी को। मृदा का, वायु का, खनिज तत्वों का, उपरोक्त सभी। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमारा, धरातल पर असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को कहते हैं? बताना आप सभी को। धरातल यानी पृथ्वी पर असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, शैल, मृदा, सियाल, खनिज। राइट आंसर हो जाएगा मृदा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा यानी मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मृदा का ऊपरी स्तर जिसमें पौधे पल्लवित होते हैं कहलाता है? बताना है आपको। मृदा का वो ऊपरी स्तर जिसमें पौधे पल्लवित होते हैं क्या कहलाता है? सब सॉयल स्तर, ठाफ सॉयल स्तर, भौमिकीय स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाफ सोयल स्तर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है वो कहलाता है ठाफ सोयल स्तर। तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
किसी मृदा में या किसी मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता निर्भर होती है। बताना आप सभी को कि किसी मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्ले के प्रकार पर, अधिशोषित धनायनों की प्रकृति पर, या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पर, उपरोक्त सभी पर। देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। जो मिट्टी को जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वो इन सभी पर निर्भर करती है। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा, संतृप्त मृदा परिपूर्ण होती है। बताना आपको, संतृप्त मृदा परिपूर्ण होती है वायु से, जल से, खनिजों से या कार्बनिक पदार्थों से। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर से, यानी जल से। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। संतृप्त मृदा परिपूर्ण होती है जल से, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा, जल पटल यानी वाटर टेबल पर वायु की मात्रा होती है। बताना आप सभी को, जल पटल या कह सकते हैं आप वाटर टेबल पर वायु की मात्रा होती है। अधिक, कम, शून्य या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य, यानी सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वायु की मात्रा क्या होती है? बिल्कुल 0 के बराबर, शून्य होती है। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 हमारा, नदी घाटियों में सघन जनसंख्या हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। उपजाऊ मृदा, औद्योगिक विकास या फिर परिवहन सेवाओं का विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपजाऊ मृदा। ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी घाटियों में सघन जनसंख्या है तो उत्तरदायी प्रमुख कारक है उपजाऊ मृदा, तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है हमारा, मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं। मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं सिल्ट, ह्यूमस, क्ले, कंकड़। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक छात्र से मैं ये अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम जान सकें कि आप लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं ये आशा करूँगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पेडोकल, पैराफाइन, पेडाल्फर, स्लेटी मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेडाल्फर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है मेरा, पेडाल्फर वर्ग के अंतर्गत आने वाली मिट्टी है। तो बताना है आप सभी को कि इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी आती है। लेटेराइट या फिर लाल पीली या फिर पोडसोल, इनमें से सभी जो पेडाल्फर के अंतर्गत आती है इनमें से सभी मिट्टियाँ आती हैं। तो याद रखेंगे ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रश्न 14 कह रहा है, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्राकृतिक विस्थापन कहलाता है। मृदा अपक्षय, मृदा पर्दन या फिर मृदा परिच्छेदिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन। बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 हमारा, जल द्वारा होने वाला मृदा अपर्दन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन कह रहा है, जल द्वारा होने वाला मृदा अपर्दन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। याद रखेंगे ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, यानी 3 टाइप्स। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपर्दन जो जल द्वारा होता है वो 3 प्रकार का होता है। आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, तेज ढाल वाले स्थानों पर मूसलाधार वर्षा से होने वाला अपर्दन है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। तेज ढाल वाले स्थानों पर मूसलाधार वर्षा से होने वाला अपर्दन है कौन सा? औनल का अपर्दन, परत अपर्दन, नलिका अपर्दन, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा, और नलिका अपर्दन। तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है मृदा परिवर्धन को कहते हैं अपर्दन, ह्यूमस, मृदा जनन या फिर जलयोजन। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनन। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्नलिखित में से किसके चूर्ण का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए? तो वो मिश्रण जो जाना चाहिए डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। मृदा में नाइट्रोजनी यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर। तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है वे मृदा जिसमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है क्या कहलाती है? बताना आप सभी को। वे मृदा जिसमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है क्या कहलाती है? सुपोषी, कुपोषी या दोमट या फिर बलुई। राइट आंसर हो जाएगा सुपोषी, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अपक्षालन जिसे लीचिंग बोला जाता है की प्रक्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? अपक्षालन की प्रक्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर चेस्टनट मिट्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपक्षालन की प्रक्रिया द्वारा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 85% बालू प्लस 15% मृत्तिका, 70% बालू या 30% मृत्तिका, 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका, 10% बालू प्लस 90% मृत्तिका। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका, यानी आधा आधा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता बताना है आपको। लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन, लेटेराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थों की अधिकता, काली मिट्टी लोहा में विपन्न। देखिए यहाँ पे बीच में बताना है कि कौन सुमेलित है, बीच में ये लाइन बना हुआ है ना, देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जलोढ़ मिट्टी व नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की अधिकता, ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें फास्फेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लेटेराइट मिट्टियों में फास्फेट नहीं पाई जाती है। तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो किस मिट्टी में फास्फेट नहीं पाई जाती है? तो लेटेराइट, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 का रहा है दलदली क्षेत्रों में ह्यूमस वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्रों में ह्यूमस वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बाग, पीट, मक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट। देखिए जो दलदली क्षेत्रों में ह्यूमस वाली मिट्टी पाई जाती है उसे पिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 26 काली मिट्टी किस फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी किस फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? चावल, मक्का, कपास या फिर चना। करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है काली मिट्टी में। तो याद रखेंगे काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखेंगे कपास, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है मृदा परिच्छेदिका का वह संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं कहलाता है? तो कहलाता है ए संस्तर, बी संस्तर, आर संस्तर या फिर ओ संस्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ संस्तर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
28 नंबर क्वेश्चन का रहा, पौधों द्वारा मृदा में उपस्थित जल को किस रूप में अवशोषित किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुरुत्वीय जल के रूप में, केशिका जल के रूप में, ये कोशिका है, आर्द्रता जल के रूप में, क्रिस्टलीय जल के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। तो जो पौधे द्वारा मृदा में उपस्थित जल को अपने आप सोखता है, देखिए किसी किसी को जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको आप पानी भी नहीं दीजिएगा तब भी वो बढ़ता रहता है। तो वो मृदा में जो उपस्थित जल होता है वो अपने आप को कोशिका द्वारा उस जल को खींचता है अपना पोषण पाने के लिए। कोशिका क्या होता है, जैसे आप बाल पेन पहले देखते थे, आप पेन से जो लिखा जाता था तो उसमें स्याही भरी जाती थी, वो भी प्रक्रिया कोशिका ही द्वारा होता है। कोशिका द्वारा धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। ओके, याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे घर में आपके दिया जलता होगा जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है, तो मिट्टी का तेल ऊपर धीरे धीरे चढ़ता रहता है, वो भी एक कोशिका ही प्रक्रिया है। ओके, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा तंत्र के प्रमुख संगठक हैं वनस्पति, जंतु समूह एवं जैविक पदार्थ, मृदा घोल, अजैविक तथा अकार्बनिक खनिज, उपरोक्त सभी। देखिए मृदा तंत्र के जो प्रमुख संगठक हैं वो उपरोक्त सभी हैं। ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। मृदा तंत्र के प्रमुख संगठक ये तीनों होंगे। ओके, प्रश्न नंबर 30 है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सभी को बताना है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? लेटेराइजेशन द्वारा, नदी निक्षेपण द्वारा, कठोरीकरण द्वारा, या फिर अपक्षय प्रक्रम द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी निक्षेपण द्वारा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदी के निक्षेपण द्वारा होता है, याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बलुई मिट्टी, लोयस मिट्टी, या फिर डेल्टाई मिट्टी, हिमोड़ मिट्टी। तो जो हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है वो हो जाएगा हिमोड़ मिट्टी। तो डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। हिमनद द्वारा मिट्टी कौन सा है निर्मित? हिमोड़। याद रखेंगे, जो हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी होती है वो हिमोड़ होती है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टियों के निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किए। कौन से वैज्ञानिक ने किए? मिट्टियों के निर्माण में या मिट्टियों के निर्माण के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य कौन प्रतिपादित किया, ये बताना है आपको। डार्विन ने, हैगेट ने, एच जेनेरी ने, या फिर जे मार्स ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा एच जेनेरी ने। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एच जेनेरी ने मिट्टियों के निर्माण के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किए। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 33 हमारा, मिट्टियाँ जलवायु, जीवों, उच्चावचनों, आधारशैलों और समय का प्रतिफल होती हैं, ये कथन किसका है? ये बताना है आपको। एच जेनेरी का, या फिर डी वी वाटकिन का, या फिर डिच थ्रोफेन का, या ए हाइटनर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा एच जेनेरी का। ये कथन किसका है? एच जेनेरी का। इनका कथन है मिट्टियाँ जो हैं ये जलवायु, जीवों, उच्चावचनों, आधारशैलों और समय का प्रतिफल होती हैं। तो ये कथन एच जेनेरी का है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है। तो सत्य कथन हो जाएगा लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न मिट्टी है। लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये कथन बिल्कुल राइट है कि लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड संपन्न मिट्टी है। ओके, बाकी ये कथन जो है ये गलत है। पर्वतीय मिट्टी परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी गलत हो सकता है, लेकिन लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड संपन्न मिट्टी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम मिट्टी है? 0 से 60 pH मान वाली, 8 से pH मान से अधिक मिट्टी वाली, 6 से 7.4 pH मान वाली मिट्टी, उपरोक्त सभी। देखिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है उसका pH मान 6 से 7.4 पॉइंट होना चाहिए। pH मान हमने बता दिया है कि अगर किसी का pH मान 7 से अधिक है तो वो क्षार में जाएगा, अगर 7 से कम है तो वो अम्ल में जाएगा। ओके, 7 से कम वाला अम्ल कहलाएगा और 7 से अधिक वाला क्षार, और जो 7 है वो उदासीन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, मृदा के निर्माण गुण एवं विशेषताओं को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाला कारक है। मृदा के निर्माण गुण एवं विशेषताओं को नियंत्रित एवं निर्धारित करने वाला कारक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जलवायु, जैविक कारक, आधार शैल तथा पदार्थ, उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवमंडल में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण मार्गों के लिए माध्यम का कार्य करता है। तो कौन सा माध्यम का कार्य करता है? जीवमंडल में ऊर्जा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण मार्गों के लिए माध्यम का कार्य कौन करता है? मृदा मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा मृदा मंडल। ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों की औसत मात्रा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5 से 12%, 38 से 47%, या 15 से 35%, या 20 से 25%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 से 47%। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों का औसत होता है वो 38 से 47% होता है। याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा संगठन में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है 5 से 12%, 45 से 50%, 16 से 20%, 20 से 4%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 12%। ओके, मृदा संगठन में जैविक पदार्थों की जो मात्रा होती है यह 5 से 12% होती है। याद रखेंगे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, पौधे अपनी जड़ों द्वारा किस क्रिया के माध्यम से मृदा घोल को प्राप्त करते हैं? अंतः संचरण द्वारा, जल परासरण द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परासरण द्वारा। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, पौधे अपनी जड़ों द्वारा किस क्रिया के माध्यम से मृदा घोल को प्राप्त करते हैं? जल परासरण द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण एवं वाष्पीकरण द्वारा मृदा में जब जल का पूर्ण अभाव हो जाता है तो इस अवस्था को कहते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण एवं वाष्पीकरण द्वारा मृदा में जब जल का पूर्ण अभाव हो जाता है तो इस अवस्था को कहते हैं संपृक्त अवस्था, भूमि क्षमता अवस्था, मिलान अवस्था, या फिर कुटान अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा मिलान अवस्था। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन है, जब मिट्टियों में स्थित सभी सुराख एवं खाली स्थान जल से भरे होते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है या कहते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन, जब मिट्टियों में स्थित सभी सुराख एवं खाली स्थान जल से भरे होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? बताना आप सबको। मिलान अवस्था, संपृक्त अवस्था, सुवातित अवस्था, या अवातित अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त अवस्था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको नए लग रहे हो और 1-2 बार जब इस वीडियो को देखेंगे लगातार ना तो ये सभी क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार लगातार देख लेते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आधार शैल के ऊपरी भाग में स्थित मृदा संगठनों के लंबवत वितरण को कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका, मृदा संस्तर, जैविक संस्तर, या फिर अवांतर संस्तर। राइट आंसर हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका। ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों वाले उपमंडलों को कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों वाले उपमंडलों को कहते हैं? विनिक्षेपण संस्तर, मृदा संस्तर, या अवांतर संस्तर, या जैविक संस्तर। राइट आंसर हो जाएगा मृदा संस्तर, यानी बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे
प्रश्न नंबर 45 है, मृदा खनिज संस्तर का निर्माण होता है। बताना आपको, मृदा खनिज संस्तर का निर्माण होता है संस्थान खनिज द्वारा, मृत्तिका खनिज द्वारा, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। याद रखेंगे, संस्थान खनिज द्वारा और मृत्तिका खनिज द्वारा दोनों, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, मृदा उर्वरता वर्धन हेतु कौन सी फसल सर्वाधिक उपयोगी होती है। मृदा उर्वरता वर्धन हेतु कौन सी फसल सर्वाधिक उपयोगी होती है। बगाती फसलें, लताएं, धान्य फसलें या दालें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दालें। ओके, मृदा उर्वरता यानी मृदा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी फसलें सबसे उपयोगी होती हैं, तो वो दालें, जैसे चना, मटर, है ना, ये सब बोने से खेत में क्या होता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ जाता है और इससे मृदा क्या होती है, उपजाऊ बन जाती है, उर्वरता बढ़ जाती है मृदा की। तो हमेशा खेत में सिर्फ गेहूं ही ना बोएं, धान ही ना लगाएं, कभी कभी दलहन वाली फसल बो दिया करें, जैसे चना, मटर, इनको ज़रूर बोएं। इनसे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है, बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है। प्रेरणी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी है, बताना आपको। देखिए राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी को। ये जलोढ़ मिट्टी जो है पूरे विश्व में पाई जाती है, पूरी दुनिया में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा विस्तार इसी मिट्टी का है। तो याद रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक पूरे विश्व में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, शंकुधारी वनों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मृदा है। चेस्टनट, पारजाल, चरणोजम, रेंगुर। तो शंकुधारी वनों में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो वो है पारजाल। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारजाल जो है मृदा पाई जाती है वो शंकुधारी वनों में पाई जाती है। याद रखेंगे बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49, 7 pH मान से अधिक वाली मृदा कहलाती है। अभी जैसा कि हमने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, 7 pH मान से अधिक वाली मृदा क्या कहलाती है। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, पूर्ण मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा। जो 7 से अधिक होता है ये लाइन है और बीच से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 7 से अधिक वाली, इधर ज़्यादा हो जाएगा इधर कम, 7 से अधिक वाली जो है वो सब क्षार कहलाएंगी यानी बेस, और 7 से कम है जो वो अम्ल कहलाएंगी। ओके, यानी एसिड। तो याद रखेंगे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करने में सहायक होती हैं। समोच्च रेखी मोड़ बंदी, सर्वस्ववर्तन, ढलान कृषि, मिश्रित कृषि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ढलान कृषि। मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करने में सहायक होती है ढलान कृषि। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों के काफ़ी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस सीरीज़ को अगर तैयार कर लेते तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकते हैं, अच्छे परसेंट ला सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।